So welcome everyone to the essay writing module. आज हम दो important और relevant topics discuss करेंगे. So let's get started. सबको essay writing का जो basics है वो clear है. Important topics के द्वारा हम essay writing को और detail में कैसे लिखा जा सकता है, उसके nitty-gritty और उसके details को समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है all that glitters is not gold. यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं. So all that glitters is not gold. इसको लिखने के लिए इसका पहले इंट्रोडक्शन पड़ेगा, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे. All that glitters is not gold literally means that everything which is sparkling and shiny isn't gold. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, यही मतलब है इसका. This applies to almost everything. ये हर चीज के ऊपर लागू होता है. We come across numerous attractive things in life. However, not all of them are as pure as gold. बहुत सारी चीजें चमकती हुई लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सोना हो जाए. सोना सोना होता है और बाकी चीजें होती है. Some of them only appear good but are evil or fake in reality. बहुत सारी चीजें दिखने में अच्छी लगती हैं, उसके विपरीत, पर उनका असल जो प्रवृत्ति होती है वो उनके उसके ठीक विपरीत होती है. वो वास्तव में बहुत ही निशंस और बहुत ही खतरनाक चीजें होती है. अंदर से वो बहुत खराब होती है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छी होती है. ऐसा भी हो सकता है. The phrase is commonly used across the globe since centuries. So ये कई सदियों से, कई शताब्दियों से ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है और सभी देशों में, पूरे विश्व में, सभी भाषाओं में इसका प्रयोग बहुत सदियों से ही और बहुत शताब्दियों से ही चलता चला. ऑब्जेक्शन इसके इंट्रोडक्शन में यहाँ पे समाप्त किया. अब हम इस लोकोक्ति के बारे में कुछ चर्चा करें. तो ऑब्जेक्शन ऑन रिप्लेसिंग ग्लिस्टर्स विद ग्लिटर्स. ठीक है. सो इसमें एक समय पे ग्लिटर वर्ड को ग्लिस्टर से रिप्लेस करने की कोशिश की गई. ग्लिटर मतलब चमकना, और ग्लिस्टर भी ऑलमोस्ट नियर बाय मीनिंग है उसका. तो कुछ लोगों ने कहा कि ग्लिटर को ग्लिस्टर से रिप्लेस कर देना चाहिए. ठीक है. तो इसके ऊपर लेकिन लोगों ने विरोध किया और इसीलिए लोकोक्ति चेंज नहीं. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड चेंज नहीं किया गया. ये अभी भी वैसे ही. ठीक है. अच्छा, मतलब इसमें इस पैराग्राफ में ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड है, पहले ये लोकोक्ति क्या थी? ऑब्जेक्शन ऑन रिप्लेसिंग ग्लिस्टर्स विद ग्लिटर्स. दैट मींस ग्लिस्टर पहले थी, ग्लिस्टर को रिप्लेस किया गया किससे? ग्लिटर से. ठीक है. इसका मतलब शुरुआत में जब इसको प्रयोग किया गया था सबसे पहले, शेक्सपियर नाम के जो जब पहले सबसे पहले शेक्सपियर नाम के एक उपन्यासक थे, उन्होंने एक लेखक थे जिन्होंने इसको प्रयोग किया था. सबसे पहले जब प्रयोग किया था तो उसको ग्लिस्टर्स लिखा था. ग्लिस्टर भी मतलब वही होता है, चमकना. लेकिन धीरे धीरे उसको चेंज कर दिया गया. तो क्यों चेंज किया गया और क्यों चेंज करना सही था कि गलत था, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें. ऑब्जेक्शन मतलब विरोध, मतलब इसमें क्या आपत्ति है. ठीक है. ग्लिस्टर्स को ग्लिटर से रिप्लेस करने में आपत्ति क्या है? हालांकि चेंज कर दिया गया है, लेकिन वो कितने हद तक सही है और उसमें क्या आपत्ति है, ये थोड़ा देखिए. Saying all that glitters is not gold has become so popular, has been accredited to the 16th century English poet and playwright William Shakespeare. तो 16th century यानी 16वीं सदी के जो एक अंग्रेज लेखक थे और जो एक नाटक और उपन्यासक थे, नाटक लिखने वाले और उपन्यास लिखने वाले, एक लेखक, एक कवि. ठीक है. उनका नाम था विलियम शेक्सपियर. बहुत प्रसिद्ध कवि हैं. तो आपने सुना होगा, ये इंग्लैंड के थे ये. तो इन्होंने सबसे पहले इसको प्रयोग किया था. However, what he had originally written 16वीं सदी में. तो however, what he had originally written was all that glisters is not gold. Glisters was eventually replaced by glitter. सबसे पहले इन्होंने glisters शब्द का प्रयोग किया, तो बाद में इसको glitter बना दिया. Though the phrase has grown extremely popular and is used worldwide, the replacement of glisters with glitters has offended many literature lovers, even though both the terms are the same thing. तो क्योंकि इसको बदल दिया गया तो बहुत सारे जो साहित्य प्रेमी थे उनको बहुत खराब लगा कि इसको विकृत कर दिया गया. ऑल दैट ग्लिस्टर्स को ग्लिटर बना दिया गया. लेकिन अब इतने प्रचलन में आ चुका है कि अब इसको दोबारा ग्लिस्टर्स बनाना संभव नहीं. लेकिन इसको जो ग्लिस्टर का बदल को मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन किया गया, ग्लिस्टर को बदल के ये जो बदलाव आया इस लोकोक्ति में, उसकी वजह से बहुत सारे साहित्य प्रेमियों को
इससे आघात। They see it as a misquotation and insist that the phrase originally written by Shakespeare is actually the correct version. वो कहते हैं कि ये मतलब उसको विकृत कर दिया गया है, उसने जब ग्लिस्टर्स प्रयोग किया था शेक्सपियर ने, तो क्या जरूरत है इसको चेंज करने की, साहित्य प्रेमियों का मत है। वो लोग बोलते हैं कि आज भी इसको ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड ही बोलना चाहिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बोलना नहीं चाहिए दोनों, जबकि ग्लिस्टर और ग्लिटर दोनों वर्ड का मीनिंग सेम। आगे बढ़ते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होल्ड्स ट्रू फॉर पीपल। ये बहुत लोगों के लिए ये बहुत सारे मनुष्यों के ऊपर लागू होती है ये कहावत। The phrase all that glitters is not gold especially holds true for people in the current times। आजकल के समाज में तो बहुत ही ज्यादा जब पाखंडी और बोगस और धोखेबाज लोगों से की प्रचुरता हो गई है समाज में, तो ऐसे समाज में ये कहावत और भी ज्यादा उपयुक्त और सटीक है। People these days have gone extremely cautious about their external appearance। और लोग आजकल अपने बाहरी अपने बाह्य या बाहरी अपने पोशाक और अपने बाह्य वेशभूषा के को लेकर लोग बहुत ज्यादा सचेत हो गए। और वो ये लाइक ये जो बाह्य लुक यानी बाहर से लोग कैसे दिखते हैं, उनका बाह्य पोशाक और बाह्य गाढ़ गठन जो है ना, क्या किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, अपीयरेंस मतलब उनका बाह्य रख रखाव। तो अपने बाहरी या बाहरी रख रखाव भी बोल सकते हैं। तो अपने बाहरी रख रखाव को लेकर लोग जो है बहुत ही ज्यादा आजकल सचेत हो, अपने एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को लेकर। ठीक है, तो दे वांट टू वेयर गुड क्लोथ्स, डाइन इन फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड मेक रिच फ्रेंड्स। तो अपने बाहरी रख रखाव को लेकर वो लोग इतना सचेत हो गए हैं आजकल के समाज में लोग, कि बाहर से कैसे दिखते हो, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना चाहते हैं और अमीर दोस्त बनाना चाहते हैं। The growing craze of posing pictures on the social media platforms is the best example of how people want to look good and seek attention from those। तो ये जो लोग स्टाइल मार के जो फोटोज आजकल सोशल मीडिया पे डालते हैं, उससे ये प्रत्यक्ष है कि लोग अपने बाहरी वेशभूषा और अपने बाहरी रख रखाव को लेकर कितने सचेत हो गए। ठीक है, और कितने ज्यादा वो लोग इस चीज को लेके कॉन्शियस हो गए, सचेत हो गए। ठीक है, और वो सुंदर दिखना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग बहुत स्टाइल मार के और सुंदर अजीब टाइप के अटपटे कपड़ों में, कटे फटे कपड़ों में बहुत अलग अलग तरीके से लोग पोज मार के फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पे उसको डालते हैं ताकि बाकी लोग देखें। The pictures posted on the social media are often deceptive। और उसमें से बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो फरेब होती हैं, वो डिसेप्टिव होती हैं, वो मतलब एक छल होती है। ठीक है, वो आधी से ज्यादा जो सोशल मीडिया पे चीजें डली हैं वो सब छल युक्त है ना, उसमें कोई वास्तविकता है ही नहीं। These are an echo of the expression all that glitters is not gold। और ये कहीं ना कहीं इसी लोकोक्ति का एक मानवीकरण है। लोकोक्ति जो है, जो बोल रही है, उसी का एक मानवीकरण हो रहा है कि लोग जो दिखाना चाह रहे हैं वास्तव में वो है नहीं, क्योंकि वो सब खोखली चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और इंटरनेट पे जो इमेजेस हमें मिलती है आधी से ज्यादा। Many people admit to have dysfunctional families। However, the social media posts show that the picture is all rosy। ठीक है, तो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके परिवारों में कुछ समस्या चल रही है, बट उनके सोशल मीडिया पोस्ट जो है उस पर कुछ नजर ही नहीं आता उनके परिवार में क्या समस्या है या उनके परिवार में क्या दिक्कत है, ये पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी तस्वीर देख के ऐसा लगता है जैसे वो बहुत खुश है अपने जीवन। Similarly, a simple picture is made to look exceedingly good by using filters and all sorts। और बहुत सारे फिल्टर्स आजकल फोटोज में, इतने सारे फिल्टर्स लगा के लोग अपने आप को इतना सुंदर दिखाते हैं, वास्तव में वो सुंदर होते ही नहीं। This is a perfect example of the phrase all that glitters। और ये एक इस कहावत का ये एक उत्तम उदाहरण है, एक अनुपम उदाहरण है, ये जो आजकल हो रहा है इसी कहावत का एक अनुपम उदाहरण। All that glitters is not gold। Research shows that most people who appear to be beautiful and joyful on the social media pages are indirectly just faking it all। और ऐसा शोध करने पे पता चलता है, बहुत सारा अनुसंधान और शोध करने पे लोगों ने अध्ययन किया इसका, और पता चला है कि जो लोग, आधे से ज्यादा लोग जो सोशल मीडिया पे अपनी बहुत सुंदर और बहुत ही रंगीली पिक्चर्स छवियां डालते हैं, वास्तव में अपने जीवन में कुछ होते ही नहीं है, वो सब लोगों के साथ छल कर रहे होते हैं, अपनी फोटोज का पाखंड कर रहे होते हैं सब।
अपने आप को खुश दिखा रहे थे, वास्तव में अपने जीवन में खुश होते ही नहीं। Besides, most people these days have grown quite greedy and self-centered. लोग बहुत ही स्वार्थी और आत्म-केंद्रित हो गए हैं आजकल। They often befriend others to fulfill their selfish motives. ये बात सच है। आजकल एक अच्छा मित्र मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग एक दूसरे का संग करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। Many people bond with rich and influential people just so that they can brag about their friendship. और लोग जो हैं वो बड़े और बहुत ही पैरवी वाले लोगों से, बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से इसीलिए मित्रता करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को अपनी इस अमीर मित्र के बारे में बता सकें, अमीर और प्रतिष्ठित मित्र के बारे में बता सकें और सबके सामने अपना बखान कर सकें और अपने अमीर दोस्त की डींगे हाँक सकें और उसके साथ अपनी दोस्ती की डींगे हाँक सकें। Many people also fake being nice and friendly just to establish business links or grab a job opportunity. और जब हम किसी जॉब में जाते हैं तो बहुत अच्छा मीठा बोलते ताकि हमें वो जॉब में सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर किसी व्यापारिक संपर्क को बनाने के लिए, किसी बिजनेस डील को करने के लिए बहुत ही मीठा मारते हैं, जो कि अंदर से हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिसके साथ हमें साठगांठ करनी है। Once their job is done, they change color like a chameleon. और जब लोगों का गिरगिट की तरह जब उनका काम सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तब वो अपनी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। चेमेलियन मतलब गिरगिट। The phrase can aptly be used to warn us against such people. और इसीलिए ये कहावत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहने की हमें सूचना देती है, उसके प्रति हमें सचेत करती है। We must be very cautious while allowing people in our lives, as often the most charming and friendly people turn out to be the most mean and negotiating. हमें बहुत सावधान रहना चाहिए अपने जीवन में, जिसको तिसको भी शामिल नहीं करना चाहिए, अपने जीवन का हिस्सा उन्हीं लोगों को बनाना चाहिए जिसके ऊपर बहुत भरोसा हो, विश्वास हो, और जो जिनके साथ हमें अच्छे से रहने का अनुभव हो। एक थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने संपर्कों को, एक ट्रस्ट, एक विश्वास और एक अच्छी मित्रता को पनपने में थोड़ा समय देना चाहिए। तुरंत बहुत लोगों के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सबसे सुंदर और चारू लोग जो हैं, सबसे अच्छे मित्र और सबसे अच्छे हमारे जो बंधु हैं, वही सबसे ज्यादा वही हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, और सबसे ज्यादा स्वार्थी और सबसे ज्यादा घमंडी लोग वही सिद्ध हो सकते हैं जिनको हम सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। We must thus assess people properly before establishing deep connection with them, else we may end up in trouble. और हमें लोगों का विश्लेषण करना चाहिए, लोगों का परीक्षण करना चाहिए, और उनके साथ गहरा संपर्क तभी बनाना चाहिए जब उनका परीक्षण कर लें और श्योर हो जाएं, अदरवाइज हम संकट में पड़ सकते हैं। Many similar phrases have been coined from time to time, but none has gained as much popularity as all that glitters is not gold. है ना? और बहुत सारे लोकोक्तियां बनाई गई, बट इतनी प्रचलित कोई भी नहीं जितनी की all that glitters is not gold हो गई। It is commonly used to warn people of the misleading exteriors of things. और लोगों को एक बाहरी एक बाहरी और एक ही मिसलीडिंग मतलब कोई चीज बाहर से कुछ और है, एक बाहरी आवरण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए कहावत जो है बहुत उपयोगी है। ठीक है, एक बाहरी आवरण, एक ऐसा आवरण जो कि छलयुक्त बाहरी आवरण के प्रति लोगों को सचेत करने में ये कहावत बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध मानी जाती है। फेबल रिलेटेड टू द फ्रेज, तो इससे एक लोक कथा भी इससे जुड़ी हुई है इस लोकोक्ति से, तो उसको भी चर्चा करते हैं। फेबल मतलब लोक कथा। There are many moral stories, fables that echo similar thoughts as you're saying all that this is not good. बहुत सारी ऐसी नीति कथाएं और लोक कथाएं हैं जो इसी प्रकार के विचारधारा को सामने रखते हैं। One such popular fable is that of two friends, अनिल और सुनील की एक कथा है जिसके माध्यम से all that this is not good अच्छे से हम समझ सकते हैं। आइए उस लोक कथा को पढ़ते हैं। The two friends lived in a village. तो दो लोग थे, अनिल और सुनील, और दोनों एक गांव में रहते थे। It was the first time that they were traveling. पहली बार वो शहर जा रहे थे। They were all quite excited. वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे शहर पहुंचने के लिए अपनी यात्रा को लेकर। They had planned to visit many places within the city and do a lot of shopping. उन्होंने बहुत सारी जगहें, शहर में बहुत सी जगहें घूमने का प्लान बनाया था, बहुत सारी शॉपिंग करने का प्लान बनाया था। अनिल especially wanted to purchase a watch. अनिल को एक घड़ी खरीदनी थी खास तौर से। He had been saving for it since a long time. और वो बहुत दिन से इसके लिए पैसा जोड़ रहा था अनिल। Sunil was discussing about his plan of purchasing a watch from the city with his friend just when the passenger
sitting next to them overheard their conversation. और दोनों से अनिल जो है सुनील के साथ बात कर रहा था कि कहाँ से घड़ी लेंगे, कैसे लेंगे, बहुत पैसा जोड़ा है, ये वो। और वो ट्रेन में बैठे बैठे बात कर रहे थे और बगल में बैठे वाले व्यक्ति ने उसी समय उनकी बातें सुन ली। फिर आगे क्या हुआ? He took out 2 sparkling watches from his bag and showed it to the 2 friends. और उसका समझ में आ गया कि इन्होंने पैसा जोड़ा है, उनसे ठगने का विचार उसके मन में आया। और उसने इसी विचार आते ही उसने अपने बैग से 2 चमकीली घड़ियां निकाली। ठीक है, उसको घड़ी के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि अनिल को घड़ी खरीदनी थी और उसने पैसा जोड़ा था और शायद जाके घड़ी खरीदना चाहते। और इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि उनके पास पैसा, तो उसने अपने बैग से 2 चमकीली घड़ियां निकाली। अनिल वाज एंटाइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दोस। अनिल को वो बहुत ही उन 2 घड़ियों, चमकती हुई घड़ियों ने बहुत मंत्रमुग्ध कर लिया। He decided to purchase one of them at once. उसने तुरंत तत्काल ही उनमें से एक घड़ी को खरीदने का निश्चय किया। However, Sunil was a bit skeptic about the decision. पर सुनील को थोड़ा सा शक हुआ और उसने संदेह व्यक्त किया कि ये घड़ी मत लो। He could not trust the man selling the watches, as he said that the glistening strap of those watches was made of gold. He charged heavily for the watches. और उस व्यक्ति ने कहा कि उसमें गोल्ड की प्लेटिंग है उस घड़ी की। ठीक है, उसका जो घड़ी का स्ट्रैप है उसमें गोल्ड की प्लेटिंग है और इसीलिए उसका बहुत ज्यादा मूल्य उसने लगाकर उस घड़ी को अनिल को बेच दिया। ठीक है, और बेचना वो चाह रहा था। ठीक है, और उसने बहुत बड़ा और बहुत बड़ी रकम या बहुत बड़ा मूल्य बताया उस घड़ी का। लेकिन सुनील को वो चीज सही नहीं लगी, उसको उस पर संदेह हुआ और इसीलिए उसने अनिल को रोकने का प्रयास किया। Sunil warned Anil not to purchase the watch from the man as he suspected he was lying. उसने कहा ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तुम इसे घड़ी मत खरीदो। However, Anil was so attracted to the beauty of the watch that he could not. But Anil इतना मंत्रमुग्ध हो गया था उस घड़ी को देख के, वो इतनी चमक रही थी कि उसने सुनील की बात नहीं सुनी। He happily handed a large sum of money to the stranger in exchange for a watch. और उसने उस घड़ी का उतनी बड़ी रकम उसने उस घड़ी वाले को देकर उसको घड़ी उससे ले ली। Few days later, the watch stopped working. थोड़े दिनों बाद ही जब वो लोग घर अपने शहर घूम के गाँव वापस आए तो वो घड़ी काम करना बंद कर दी। अनिल took it to the nearby shop to get it repaired. और अनिल जो है उसको पास की दुकान में लेके गया ठीक करवाने के लिए। It was then that he learned that his watch was made of an ordinary material that only sparkled like gold, but was not precious at all. उसको तब दुकान वाले ने बताया वही चीज जो उसके मित्र सुनील ने उस समय यात्रा के समय उससे बताई थी कि ये गोल्ड नहीं है, ये केवल गोल्ड जैसा चमकता हुआ मटेरियल है और इसमें कोई सोना नहीं लगा। He realized that all his money had gone down there and felt extremely disappointed. बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ और उसको एहसास हुआ कि उसका सारा पैसा बेकार चला। Since then, Anil took all the decisions very cautiously after assessing all the pros and cons. उसके बाद से अनिल कोई भी निर्णय लेने से पहले pros and cons यानी फायदे घाटे का पूरा हिसाब करके ही उस दिन से उसने निश्चय किया कि मैं बहुत सावधानी से कोई भी चीज खरीदूंगा और उसके फायदे और नुकसान के बारे में पहली बातें विचार करके तभी खरीदूंगा। This is how each one of us should act in life, as all that glitters is not gold. और इस तरीके का आचरण हम सबको भी करना चाहिए। हमेशा हर चीज के प्रति सचेत रहना चाहिए, कोई भी चीज पे बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। Phrases similar to all that glitters is not gold और भी लोकोक्तियां हैं जो इसके जैसी मिलती जुलती लोकोक्तियां हैं, उनको थोड़ा देखते हैं। The phrase "all that glitters is not gold" is an improvised version of the original saying "all that glisters is not gold," which appeared in Shakespeare's popular play *The Merchant of Venice* in the year 1596. तो 1596 यानी 16वीं सदी में, 1600 से 4 साल पहले शेक्सपियर ने, ठीक है, शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत फेमस प्ले है ये, आईसीएसई में पढ़ाया भी जाता है 9th-10th में। तो ये प्ले जो है उसने शेक्सपियर ने लिखा था आज से बहुत साल पहले, लगभग 400 साल पहले। ठीक है, और उसमें उसने ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड प्रयोग किया था, बट उसको धीरे धीरे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड में परिवर्तित कर दिया। Many similar phrases have been coined by various writers from time to time. और ऐसे बहुत सारे लेखकों ने इससे मिलती जुलती लोकोक्तियां जो हैं बनाई। For instance, Geoffrey Chaucer's poem "The House of Fame" included. Geoffrey Chaucer जो है एक पोएट है और उसकी एक पोयम है "The House of Fame." So Geoffrey Chaucer जो एक कवि है, उनकी एक कविता है जिसका नाम है "हाउस ऑफ फ्लेम"। उसमें एक लोकोक्ति आती है, क्या है? "It is not all gold that glareth."
ठीक है, मतलब वो जो चमकता है, जो फ्लेयर करता है, वो हमेशा सोना नहीं। The poem was published in the year 1380. शेक्सपियर से भी पहले उसने, देखो शेक्सपियर से भी 200 साल पहले उसने ये लोकोक्ति रखी थी, बट उतनी प्रचलित नहीं थी। एलियन डी लिले, द 12th century फ्रेंच थियोलॉजियन वो एलियन डी लिल एक 12वीं सदी, इससे भी पहले, मतलब जॉफ्री इससे 200 साल पहले वो हैं, 14वीं सदी में, ये 16वीं सदी में, जॉफ्री चौसठ 14वीं सदी में, 200 साल पहले, और उससे भी और 200 साल पहले 12वीं सदी में एक फ्रांस की एक वो थी, एक लेखक थे, इनका नाम था एलन डी लिल, एलियन डी लिले, एलियन डी लिले। उन्होंने क्या लिखा? डू नॉट होल्ड एवरीथिंग गोल्ड दैट शाइन्स लाइक गोल्ड। हर चीज को जो सोने जैसे चमके उसको सोना मत समझे। The Latin version of the phrase is non omne coordinated aurum est. Aurum मतलब गोल्ड, non omne coordinated, जो हर चीज जो चमकती है, aurum est को सोना नहीं। इन्होंने ये इसका लैटिन वर्जन, लैटिन भाषा में इसको इसी लोकोक्ति का क्या अनुवाद है वो ये। अदर सिमिलर फ्रेजेस इंक्लूड अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, और एक है कि जो अपीयरेंस मतलब दिखावे हमेशा छल युक्त होते हैं, दिखावे छल युक्त होते हैं। अपीयरेंस मतलब लोगों का दिखावा, ठीक है, लोग कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो जो दिखावे हैं वो दिखावों पे मत जाओ, है ना, अपनी अकल लगाओ, वो बोलते हैं ना, वही चीज इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। नेवर जज बाय अपीयरेंसेस, ठीक है, कभी भी लोगों के दिखावे से उनका आकलन मत करो, है ना। और नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी पुस्तक को उसके कवर से जज मत करो, उसके पहले उसका जो कवर है उससे जज मत करो, अंदर खोल के पढ़ो। तो ये तीन लोकोक्तियां जो हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड से मिलती जुलती, है ना। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर्स, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव तो काफी यूज होते हैं, ये दोनों लोकोक्तियां तो काफी यूज होती हैं, ठीक है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यूज होती है, वैसे ये दोनों लोकोक्तियां भी यूज होती है। दीज आर ऑल यूज्ड कॉमनली इन कन्वे दिस, ये सारी यूज होती हैं। एंड नेवर जज बाय अपीयरेंसेस, कभी आकलन दिखावे से कभी किसी का आकलन मत करो या दिखावे पे मत जाओ। These are all used commonly, और ये भी सभी काफी प्रचलित हैं, and with the same meaning, however none is as popular as Shakespeare's all that glitters, और लेकिन all that glitters is not gold जितनी प्रचलित इनमें से कोई। Conclusion यानी निष्कर्ष, all that glitters is not gold is a warning for each of us, especially for those who take hasty decisions just by looking at a thing, situation or person at the surface level। और एक सतह के स्तर पे जो लोग बहुत ही उत्तेजित होके किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थिति में कोई निर्णय लेते हैं, उनके लिए ये लोकोक्ति एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सोच समझ के चीजों का चर्चा विमर्श करके ही उसके ऊपर कोई हमें निर्णय लेना चाहिए, और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसको तुरंत किसी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। खास करके जो लोग बहुत इम्पल्सिव और बहुत उत्तेजित होकर कोई कार्य करते हैं, है ना, बहुत उत्तेजना के वेग में आकर कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी लोकोक्ति। It is a warning for those who just look at the external beauty of things rather than analyzing their action। और जो लोग खाली बाहरी सुंदरता को देखकर किसी चीज के मूल्यांकन करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, ये लोकोक्ति और is not good। This is because everything that is appealing to the eye may not be actually good। हर चीज जो लुभानी होती है, लुभावनी लगती है आंखों को, तो जरूरी नहीं कि वो चीज अच्छी हो। Just as there are many things that sparkle and shine, but not all of them are as precious as gold। कोई भी चमकती हुई चीज को आप सोना जितना मूल्यवान नहीं मान सकते, उसी तरीके से हर अच्छी दिखने वाली चीज अंदर से अच्छी हो ये जरूरी नहीं। तो इस तरीके से हमने ऐसे का स्ट्रक्चर बनाया, हमने उसके लोकोक्तियां कहाँ से शुरू हुई, उसका क्या इस्तेमाल होता है, उसके जैसे और कौन कौन सी लोकोक्तियां हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक लोक कथा भी पढ़ी और उस पर उसका निष्कर्ष। तो इतना अगर आप 5 मिनट इसमें लिखेंगे तो काफी पर्याप्त होगा, ठीक है, हमारे पहले टॉपिक। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। सो कृत्रिम बुद्धि जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत एक प्रचलित प्रयोग है, एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, जो आज के जमाने में मशीनों से काम करवाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसके ऊपर हम एक निबंध लिखेंगे। सबसे पहले हम एक भूमिका देंगे इसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। In the words of the famous Daniel Bell नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला? टेक्नोलॉजी लाइक आर्ट इज a soaring exercise of human imagination। प्रयोग जो है कला की तरह, कला जैसे कला होती है, ललित जैसे ललित कला होती है, वैसे ही प्रयोग भी एक कला है।
और वो मनुष्य की कल्पना शक्ति कितनी ऊपर जा सकती है, उसका एक व्यायाम। इट इज डिफिकल्ट टू, तो ये डैनियल बेल का एक कथन, डैनियल बेल एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, उनका ये कथन है, टेक्नोलॉजी लाइक आर्ट इज अ सोरिंग एक्सरसाइज। मनुष्य की कल्पना शक्ति कितनी ऊपर जा सकती है, इसकी कला वो प्रौद्योगिक कहते हैं। It is difficult to imagine the world today without the internet and cell phones, but this has not always been the case. और आजकल के समाज में बिना इंटरनेट और मोबाइल फोन के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे हम जिएंगे, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले ये दोनों चीजें नहीं थी, बट फिर भी लोग जीवित थे। It has taken 3 centuries and 4 industrial revolutions to reach the world we live in today. और 3 शताब्दियां और 4 औद्योगिक क्रांतियों की आवश्यकता पड़ी, है ना, हमें वर्तमान की इस प्रौद्योगिक वर्तमान में जो प्रौद्योगिक विकास जो हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए हमें कितने साल लगे? 300 साल, यानी 3 शताब्दियां और 4 औद्योगिक क्रांतियां। उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे, इस विकास के स्तर तक पहुंचे। Modern technology has become so advanced that it is on the brink of replacing human activities. और इतने विकसित, इतने प्रगतिशील हो चुकी है आज का जो उपयोग है कि मशीनें जो हैं मनुष्यों का स्थान लेना शुरू कर, जो काम मनुष्य कर सकते हैं वो मशीन भी कर सकते हैं। One such advanced form of technology includes AI और आर्टिफिशियल, ऐसा ही एक प्रौद्योगिकी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI या कृत्रिम बुद्धि। तो ये इसकी भूमिका हो गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Artificial intelligence refers to the branch of technology that can process information and make decisions without human supervision. वो ऐसी एक शाखा है प्रौद्योगिकी की जिसमें मशीनें जो हैं वो ज्ञान का विश्लेषण कर सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं बिना किसी मनुष्य की सहायता के। मशीनें निर्णय ले सकती हैं और चीजों को समझ सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं, उनको विश्लेषण करके उसके आधार पर निर्णय ले सकती हैं। Researchers have been working hard on the technology for a long time and they still have a long road ahead of them. But AI has now become an integral part of our daily lives. और ऐसे इसमें जो शोधक हैं, जो अनुसंधान करता है ना, जो रिसर्चर्स है, वैज्ञानिक है, वो अभी भी इसमें बहुत कुछ विकास होना बाकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और अभी भी बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपनी बाल्यकाल में, अभी इसमें बहुत आगे बढ़ना बाकी है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी प्रचलित हो चुकी है और हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, जैसे मोबाइल में होता है। इसके हम आगे चर्चा करेंगे। Many useful features such as navigation, maps, video suggestions, facial recognition and smart assistants are a byproduct of it. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये सब उसके क्या-क्या उत्पाद क्या-क्या हैं? उसके उत्पाद हैं नेविगेशन मैप, जो हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। वीडियो सजेशन से वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में बहुत सारे फिल्टर्स और बहुत सारी चीजें वो आइडेंटिफाई करता है, चेहरों का, जैसे आप किसी का नाम अगर आप टैग कर दो तो उसका फोटो कहीं पे भी आएगा तो वो उसको पहचान लेगा। फेशियल रिकॉग्निशन, वही चीज, चेहरा पहचानना है। स्मार्ट असिस्टेंट, मोबाइल में आप कुछ भी बोल दो, मोबाइल वो इंफॉर्मेशन आपको देता है, आप उसको कुछ भी बोल दो वो काम करता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट असिस्टेंट। तो ये सब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि के उत्पाद, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने विभाजन है? 4 प्रकार की होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 4 प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। 4 प्रकार की प्रौद्योगिकी इसमें प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्लास को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब उसका विभाजन। तो 4 हिस्सों में, 4 भागों में उसका विभाजन किया गया। ये 4 प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 प्रकार की होती है। पहले देखते हैं इसको, पहली वाली जो पहला प्रकार होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेंड हिंडसे देयर आर 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। मैंने बता दिया, ये वैज्ञानिक है अरेंड हिंडसे, इनके अनुसार 4 विभाजन हैं, 4 भाग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये 4 प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। द फर्स्ट, पहली वाली क्या होती है? इंक्लूड्स रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन जो है वो उसका उसका पहला भाग है। These machines do not have any memory storage capacity but can process information and make situation based decisions. तो इन सब मशीनों में कोई स्टोर करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई मेमोरी कार्ड या कोई स्टोरेज स्टोर नहीं कर सकती। ये सब मशीनें ज्ञान को ज्ञान का भंडार ये नहीं बना सकती, ज्ञान को
ज्ञान का अर्जन करके उसका एक भंडार बना के नहीं रख सकती, लेकिन सिचुएशन बेस्ड डिसीजन, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ये निर्णय ले सकती और ज्ञान को प्रोसेस कर सकती, उसका विश्लेषण कर सकती, लेकिन उसको स्टोर नहीं कर सकती, संग्रह नहीं कर सकती। ज्ञान जो भी जानकारी है उसको, डेटा को संग्रह नहीं कर सकती। These devices use algorithms and are frequently used in gaming software such as chess. तो इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज होते हैं, और ये गेमिंग में जो हम लोग गेम खेलते हैं जैसे चेस लूडो जो खेलते हैं मोबाइल में, उसमें ये जो पहली वाली जो पहले प्रकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रयोग होती है। It is easy for such programs to take billion permutations and combinations and reach the most suitable outcome. और ये लाख अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं और एक उपयुक्त परिणाम की ओर पहुंच सकती है। Now the gaming software is based on AI is so advanced that even the champion of the field have to take a bow in front of them. और कुछ सॉफ्टवेयर इतने विकसित हैं कि जो उनको जीतता है, उन गेम्स को जो खेलते हैं, जो मनुष्य जीतते हैं, वो भी दंग रह जाते हैं सॉफ्टवेयर की बुद्धि देखकर, कृत्रिम बुद्धि देखकर। दूसरे प्रकार की क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? The second kind of artificial, पहली होती है रिएक्टिव मशीन, दूसरी क्या होती है? The second kind of AI is called limited memory technology. दूसरी वाली जो है लिमिटेड मेमोरी प्रोजेक्ट कहलाती है, and has taken the entire world by storm. इसने सबको, ये सबसे हैरत अंगेज प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसने सबको एकदम हैरत अंगेज करके रख दिया। Not only can such devices take situation-based decisions, but they also store previously analyzed data for future. तो ये डेटा को स्टोर भी करती हैं, और जो इनका अतीत में जो भी डेटा होता है उसको ये विश्लेषण करके भविष्य में आने वाली चीजों के ऊपर टिप्पणी भी कर सकती है, भविष्यवाणी भी कर सकती है। A good example of limited memory technology is the video recommendation system on any video streaming platform. तो कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं, लाइव वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उसमें वो सजेशंस देता है सॉफ्टवेयर कि इसको इस तरीके से आप करिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, हर वीडियो के अनुसार उसको सजेशंस देता है, सुझाव देता है। तो ये एक लिमिटेड मेमोरी टेक्नोलॉजी, दूसरे प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Once the AI figures out the likes and dislikes of the users, can make decisions of the users behalf and recommend shows and videos as per the person's व्यक्ति की रुचि के अनुसार ये शोज और वीडियोस रेकमेंड करता है। अगर आप हॉटस्टार का ऐप खोलेंगे मोबाइल में, आप हिंदी में शो देखेंगे तो आपको हिंदी में सजेस्ट करेगा। इंस्टाग्राम में अगर कोई रील देखेंगे, दोबारा वो उसी जिसकी वो रील होगी, दोबारा उसी व्यक्ति की दूसरी रील आपको देगी। ठीक है, यूट्यूब में आप जैसी वीडियो देखेंगे वैसे वीडियो आपको और दिखाएगा। तो हिस्ट्री को वो ट्रैक करता है, पहले आपने अतीत में क्या क्या देखा है उसके बेसिस पे वो आपको रिकमेंडेशन देता है, यानी सुझाव देता है। The limited memory technology has become an easy way to influence and manipulate the masses as they use the thought process of the person himself. और इससे आप लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं, उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में अगर किसी व्यक्ति को कमीज खरीदना बहुत पसंद है, जैसे फ्लिपकार्ट खोले तुरंत कमीज का ऐड आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति तुरंत उस पर क्लिक करेगा, तुरंत वो खरीदेगा और फ्लिपकार्ट वालों की जो सेल है बढ़ेगी। तो जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो ये लिमिटेड मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जितने सोशल मीडिया से भी यूज करते हैं दूसरे प्रकार के एप्लीकेशंस। However, although this is a revolutionary feat, it has also made people more vulnerable and prone to wasteful online shopping and other unnecessary activities. तो ये काफी एक क्रांतिकारी उपलब्धि है ना, क्रांति में उपलब्धि है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं, इसके कारण क्या हो गया कि लोग अपने सोशल मीडिया और ये सब ई कॉमर्स वगैरह में और फ्लिपकार्ट अमेजोन में अपना खरीदने में समय बहुत ज्यादा नष्ट करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा कस्टमाइज रिकमेंडेशन दिखाता है कि लोग सारा दिन इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो ये इसका एक नुकसान भी इस टेक्नोलॉजी। तीसरी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? थर्ड काइंड ऑफ एआई व्हिच हैज नॉट सीन मच प्रोग्रेस येट इंक्लूड्स थ्योरी ऑफ माइंड। और इसमें ये अपने बाल्यकाल में तीसरी प्रकार वाली जो इसमें ज्यादा अभी विकास नहीं हुआ है, इसका नाम है थ्योरी ऑफ माइंड। पहली थी रिएक्टिव मशीन, दूसरी है लिमिटेड मेमोरी, तीसरी है थ्योरी ऑफ माइंड। ये क्या होती है? The idea is to develop a technology that can store and process data of a human-like thought process that will allow the machine to make essential decisions. तो ये मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसका अनुकरण करने की टेक्नोलॉजी है। कि कैसे हम एक मनुष्य का जब मन जो इतना जटिल होता है, वैसे एक आर्टिफिशियल एक कृत्रिम मन बना पाए, किसी का मस्तिष्क बना पाए, कृत्रिम मस्तिष्क बनाने का ये टेक्नोलॉजी है। इसमें कैसे हम वो एक मनुष्य के मन को डुप्लीकेट कर सकते, ठीक है।
Scientists are working relentlessly on this subject and have come up with some humanoid robots. ठीक है, तो रोबोट जो है, जो हम लोग को रोबोट दिखते हैं, आपने देखा होगा कई सारे एग्जीबिशन वगैरह में लगे रहते हैं, तो रोबोट जो है वो इसी तीसरे प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये तीसरे प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं रोबोट्स, ठीक है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ माइंड टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है रोबोट्स, बट द रिजल्ट्स have not been, वो मनुष्य जैसा कार्य करते हैं, but the results have not been good enough to replace human work. इतने अच्छे भी नहीं है कि वो मनुष्य का स्थान ले लें, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, बहुत सारी गड़बड़ होती है, रोबोट्स कई बार ठीक से काम नहीं करते. However, we can hope in the future to have a lot of robots doing our bidding. ठीक है, तो हम भविष्य में बहुत सारे रोबोट्स को अपेक्षा कर सकते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स रहेंगे और हमारे आदेश अनुसार कार्य करेंगे. The fourth kind of AI is a self-awareness program. It seems almost unachievable at the moment. और जो चौथा प्रकार का AI है वो एकदम ही अभी वर्तमान में तो केवल वो एक ख्याली पुलाव केवल मानसिक स्तर पे है, उसमें कुछ भी किया नहीं गया और उसको कल्पना की गई. It refers to the knowledge of identifying oneself from the surroundings. तो इसमें एकदम एक मनुष्य जैसा रोबोट बनाने की कल्पना की गई कि जो अपने आप को एक पूरा एक इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्तित्व बना सके, केवल एक रोबोट नहीं, व्यक्तित्व जो अपने आप को पहचाने, जिसकी एक अलग पहचान. A machine that would be self-aware would have its own emotions and thought process. और वो एकदम मनुष्य जैसे रोएगी, मनुष्य जैसे उसकी भावना होगी, मनुष्य जैसे उसकी विचारधारा होगी, विचार शक्ति होगी, है ना, विचार प्रणाली और भावना प्रणाली होगी. तो ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल है, एकदम दूसरा एक मनुष्य बनाना, एक कृत्रिम मनुष्य बनाना के जैसे है, जो कि वर्तमान में तो एकदम असंभव जैसे. Just like any two humans, no two machines would be of the same kind. और हर जो मशीन होगी वो अलग अलग होगी, जैसे दो मनुष्य समान नहीं होते वैसे दो मशीनें भी समान नहीं, कोई भी दो मशीन, कोई भी दो रोबोट समान नहीं. If someday in the future science is able to evolve to the extent of creating self-aware machines, और ऐसी self-aware जो आत्मचेतन क्या बोलेंगे उसको, आत्मचेतन मशीनें. So आत्मचेतन मशीनें अगर भविष्य में कभी हम बना पाएंगे, तो ह्यूमन रेस could achieve immortality. तो क्या होगा, ह्यूमंस जो हैं वो अमर हो जाएंगे, क्योंकि मशीन, हम लोग की मृत्यु तो हो सकती है लेकिन उन मशीनों की तो, मशीन तो हमेशा जीती रहेंगी, थोड़ा बहुत रिपेयर होकर चलती रहेंगी. ऑलमोस्ट उनका जीवन काल बहुत लंबा हो जाएगा. And although the idea sounds far-fetched, it has its supporters in many advanced scientists such as Stephen Hawking and Albert Einstein. तो ये विचार बहुत ही अकल्पनीय और बहुत ही मनगढ़ंत सा लगता है ना, और असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी it has its supporters, इसके काफी समर्थक हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसके समर्थक हैं या रह चुके हैं. They believe that it is possible to store and replicate human thoughts. और मानव चेतना को स्टोर करना और उसका अनुकरण करना उनके अनुसार संभव है, पर अभी तक उसको वो किसी ने ऐसा हासिल नहीं किया, ऐसा कोई कर नहीं पाया. तो लास्ट में हम एक निष्कर्ष देंगे और ऐसे को समाप्त करेंगे. निष्कर्ष पढ़ते हैं. AI has indeed made the world smaller and life more manageable. और मोबाइल के आने से और बहुत सारी लैपटॉप्स के आने से हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले नहीं कर पाते. तो जीवन बहुत प्रबंधमय हो गया है और दुनिया काफी छोटी हो गई. The distance that would take few months to travel a few years ago can now be traversed in a matter of few hours. जो कि महीनों जब पहले फ्लाइट्स नहीं थी, जो जहाँ जाना महीनों का व्यापार था, है ना, किसी जगह पे पहुंचने में जहाँ महीनों लग जाते थे फ्लाइट्स आने के बाद और AI आने के बाद, वो सब जगहों में, क्योंकि फ्लाइट्स में भी जो एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाजों में भी AI यूज होती है. हवाई जहाजों के आने के बाद से वो चीज हम जो चीज में महीनों लगते थे जहाँ पहुंचने में, वहाँ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं. There is no place on earth that cannot be reached. ऐसी कोई स्थान नहीं पृथ्वी पे जहाँ पहुंच ना सके. AI has helped increase the longevity of the entire human population by making health facilities cheaper and more accessible. और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको पूरे विश्व तक पहुंचाने में AI ने बहुत सहयोग किया है, और काफी उनको सस्ता करने में भी, सभी सुविधाओं को सस्ता करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ता करने में भी AI ने सहयोग किया. क्योंकि अब मोबाइल में बहुत सारा आप चीजें देख सकते हैं अपने हेल्थ के बारे में, और इसमें और प्रगति होनी बात. बट लाइक एवरी कॉइन हैज टू फेसेस. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. इसी तरीके से AI टेक्नोलॉजी, जो AI उद्योग है,
इसके भी अपने कुछ नुकसान। We have become so addicted to our devices that we have placed them for physical ignorance. हम लोग अपने सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सारी दुनिया के लोग मोबाइल में और सोशल मीडिया में इतने लिप्त हो चुके हैं, उनके पास एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं। और not only is AI taking away from not only is AI taking away from our social life, but it is also affecting our health. हमारे केवल हमारे सामाजिक जीवन को ही नष्ट नहीं कर रही, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी नष्ट कर रही है। Weak eyesight, obesity and cardiovascular issues are some of the diseases resulting from the continuous use of technology sitting in one place. जैसे एक स्थान में हम घंटों बैठे रहते हैं, उसकी वजह से आंखें कमजोर होती है, मोटापा होता है और हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, हृदय रोग होते हैं। ये सब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग एक ही स्थान पे बैठे बहुत ज्यादा सुस्त और अस्वस्थ हो जाते हैं। It has also affected our ability to concentrate on the important stuff and takes away most of our time. कोई भी चीज पे हम फोकस नहीं कर सकते, कोई चीज बैठ के पढ़ नहीं सकते, बुक की किताब का एक पृष्ठा हम नहीं पढ़ सकते, हमें तुरंत मोबाइल देखना होता है, व्हाट्सएप चेक करना होता है, इंस्टा देखना होता है। Thus one must be reasonable with using any sort of, तो किसी भी प्रयोग को एक सीमा में प्रयोग करना अच्छा, से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, आपके जीवन के लिए हितकारी नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के ऊपर उसके प्रकार बताए, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए उसके टाइप्स बताए। पहले बताया कि वो क्या है, फिर उसके टाइप्स बताए, और फिर बाद में हमने बताया कि उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। और फाइनली उसका निष्कर्ष देते हुए ये बताया कि किसी भी प्रयोग को एक सीमा में ही प्रयोग करना उचित होता है, उससे ज्यादा प्रयोग करना उचित होता है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सब कुछ 5 मिनट वर्ड्स में कन्वे कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आई कांग्रेचुलेट एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे मेरी ये इस मॉड्यूल के 2 टॉपिक्स और मतलब जो इतने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इतने महत्वपूर्ण विषयों पे लोगों ने एसे राइटिंग मॉड्यूल में चर्चा करी, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास से आपको बहुत बहुत फायदा हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन द next class.